गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का रिजल्ट कोचिंग सेंटर और पूर्वांचल पीजी कॉलेज के इस प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग रिसर्च की बात कर रहे थे। रिसर्च जिसे आप शोध कहिए, अन्वेषण कहिए, गवेषणा कहिए। तो जब आप रिसर्च करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले आपको जो BA MA में रिसर्च करना है वो एजुकेशनल रिसर्च करना है। एजुकेशनल रिसर्च में सबसे पहले आपको एक टॉपिक मिलता है, चाहे कोई भी रिसर्च हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे कोई हो। सबसे पहले आपको टॉपिक मिलता है। टॉपिक को टॉपिक न कह के हम समस्या कहते हैं। टॉपिक को टॉपिक न कह के हम क्या कहते हैं, इसे समस्या। अब जो भी समस्या मिलेगी उसमें सबसे पहले हम चर खोजेंगे। चर क्या है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, चर का मतलब जो चलता हो या चरता हो, तो इसे प्रदत्त भी कहते हैं। जो पहले से दिया गया हो उसी को हम चर। तो चर को हमने दो भाग बांटा था, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऐसा चर है जो स्वतंत्र है और अनाश्रित है। इसमें हम कुछ जोड़ या घटा सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, प्लस या माइनस कर सकते हैं। जबकि डिपेंडेंट चर में हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, ना तो कुछ जोड़ सकते हैं ना ही कुछ घटा सकते हैं। ये चीज़ें हम बता चुके हैं। अगला जो हमारा वेरिएबल्स का टाइप्स है वह है सतत और असतत चर। सतत चर किसे कहते हैं? जिसके प्रत्येक मान को हम दशमलव में लिख सकते हैं। सतत चर उसे कहेंगे जिसके प्रत्येक मान को दशमलव में लिख सकें। दशमलव जिसके प्रत्येक मान को दशमलव में हम लिख सकें उसे सतत चर। जैसे हमने कहा लंबाई, किसी की लंबाई तो 5.1 फीट। हमने कह दिया चौड़ाई किसी की लिख लो, तो लिख बता दिया कि 7.2 फीट चौड़ा है। तो इस तरह से प्रत्येक मान जो होता है, इस तरह के जितने भी मान आप इकट्ठा कर रहे हैं वो सतत चर के हैं। किस प्रकार के चर के हैं? सतत चर। तो जिसके मान को हम दशमलव में लिख सकते हैं वह सतत चर, और जिसके मान को हम दशमलव में नहीं लिख सकते वह असतत चर। दशमलव में नहीं लिख सकते, ठीक है। हैं वह असतत चर। जैसे हमने कहा कक्षा, तो जब किसी आप कक्षा पर अध्ययन करेंगे, कक्षा, तो कक्षा क्या है? यह असतत चर है। और क्या? छात्रों की संख्या पूर्ण में लिखी जाती है। छात्रों की संख्या एक दशमलव में जइबे नहीं करेगा। छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या हो गया। और क्या हो गया? परिवार के सदस्यों की संख्या। भाषा, परिवार के सदस्यों की संख्या। की संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या। और क्या? भाषा। भाषा, इतनी सारी चीज़ें हम असतत चर में लिख सकते हैं। जैसे होता है ना बुद्धि लब्धि का फार्मूला। बुद्धि लब्धि का फार्मूला की बात किया जाए तो होता है CA गुणे 100। इस तरह का बुद्धि लब्धि का फार्मूला निकल के आता है। इससे कई सारे बुद्धि के किसी का माइंड को नापना है कि बुद्धि लब्धि कैसी है, तो इसी फार्मूले पर नाप देते हैं।
इस वाले पॉइंट को भी एडजस्ट कर देना। ठीक, यह है बुद्धि लब्धि का फार्मूला। बुद्धि लब्धि का फार्मूला MA/CA/100, इससे बुद्धि लब्धि निकाली जाती है किसी पर। तो सतत चर और असतत चर, ये चर का अगला टाइप्स है। तो चर अनेक प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स देख लिए, आगे देखते हैं। अगला चर का स्टेप देखते हैं, कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं। एक होता है वास्तविक चर, एक होता है वास्तविक चर और एक होता है अवास्तविक चर। अवास्तविक चर, एक होता है वास्तविक चर, एक होता है अवास्तविक चर। वास्तविक चर किसे कहते हैं? ऐसा चर जिन्हें केवल 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऐसा चर या वेरिएबल जिन्हें केवल 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक, ऐसा चर जिन्हें केवल 2 भागों में बांट सकते हैं उसे हम कहते हैं वास्तविक चर। जैसे शिक्षा, अशिक्षा। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो शिक्षा हो गई और अशिक्षा हो गई। शिक्षा और अशिक्षा 2 भाग में बांट सकते हैं। और क्या बांट सकते हैं? गरीब अमीर, गरीबी अमीरी। ठीक, तो हमें बांट सकते हैं गरीब और अमीर। इस तरह के जहाँ भी वर्ड मिलेंगे, गरीब और अमीर। और क्या, निवास स्थान पे आधार, जैसे आर्थिक दृष्टि से बांटा गया है ना, ये देखो, ये किस दृष्टि से है? आर्थिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से गरीब हो सकता है और अमीर हो सकता है। और शिक्षा की दृष्टि से या शिक्षा की दृष्टि से है। शिक्षा की दृष्टि से शिक्षा और अशिक्षा, या कोई व्यक्ति शिक्षित हो सकता है और अशिक्षित हो सकता है। शिक्षित और अशिक्षित, ये सब वास्तविक चर हैं। ये सब के सब वास्तविक चर। और क्या, जेंडर के हिसाब से देखा जाए तो मेल फीमेल, लिंग भेद, मेल फीमेल, मेल हो गया और फीमेल हो गया। तो मेल फीमेल या लिंग भेद के आधार पर बांट सकते हो। जहाँ पर इस तरह से मिल जाए सब, वो समझ जाइए वास्तविक चर है। अवास्तविक चर क्या होता है? ऐसा चर जिन्हें हम 2 से अधिक, ऐसा चर जिन्हें हम 2 से अधिक भागों में बांट सकें। तो अवास्तविक चर ऐसा चर होता है, ऐसा चर जिन्हें हम 2 से अधिक
बांट सकते हैं, उन्हें अवास्तविक चर कहते हैं। जैसे हमने कह दिया बुद्धि लब्धि बताइए, बुद्धि लब्धि के आधार पर बांटना है। हमने कहा बुद्धि लब्धि के आधार पर बांटिए, तो बुद्धि लब्धि के आधार पर बांटेंगे तो आप 3 भाग कर देंगे, 3 भाग कर देंगे। कौन कौन? एक ऐसा बच्चा होगा जो कक्षा में पूरा प्रभावशाली होगा, प्रभावशाली, कोई भी बात एक थोड़ा सा बताओगे तुरंत समझ जाएगा, तो उसे कहते हैं प्रभावशाली बच्चा या प्रतिभाशाली बच्चा। तो प्रतिभाशाली एक ऐसा बच्चा होगा कक्षा में जो प्रतिभाशाली होगा, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सामान्य होंगे, जो सामान्य होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम मंद बुद्धि के होंगे, मंद बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि के आधार पे आप 3 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, एक प्रतिभाशाली, एक सामान्य, एक मंद बुद्धि। तो इस आधार पे हम ऐसे ऐसे करके बांट सकते हैं। और चर के कौन कौन से भाग होते हैं? वास्तविक और अवास्तविक भी देख लिए। एक होता है परिमाणात्मक चर, परिमाणात्मक, एक होता है परिमाणात्मक चर, और क्या होता है? और आपका होता है गुणात्मक चर। गुणात्मक चर, तो आपका परिमाणात्मक और गुणात्मक 2 तरह के चर इस आधार पे होते हैं। तो बताए थे कि चर अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो एक होता है परिमाणात्मक चर, ठीक है, और एक होता है गुणात्मक चर। दोनों में डिफरेंट क्या है? इसमें परिणाम, एक शब्द है परिणाम, परिणाम के अकॉर्डिंग देखा जाता है। और क्या? इसमें मात्रा, यह मात्रात्मक चर भी है। मात्रात्मक, या हम इसी को कहें क्वांटिटेटिव। यह क्या है? क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव। अगर हम बात करें तो यह आपका क्वांटिटेटिव में है, यह आपका क्वांटिटेटिव है। ठीक, तो यह आपका क्वांटिटेटिव है। ठीक है, तो मात्रात्मक में है, परिमाणात्मक है। जबकि इसमें क्या है? गुणात्मक है। तो गुण, किसी भी अध्ययन का गुण पकड़ना है आपको। तो जिसको मात्रा में माप सकते हैं वह परिमाणात्मक चर होगा। जिसको हम मात्रा में माप सकते हैं वह परिमाणात्मक चर होगा। यदि जैसे 1 से लेकर 100 तक गिनती का तो लिख के दे दो। और क्या? जिसे हम गिनती में लिख सकते हैं। मात्रा का मतलब क्या है? जिसे हम गिनती में लिख सकते हैं। जिसे हम गिनती में लिख सकते हैं, मात्रा में दर्शा सकते हैं, तो वह कैसा चर है? परिमाणात्मक चर या मात्रात्मक चर। जैसे हम कहें आपका वजन कितना है, तो आप बता देंगे कि हमारा वजन इतना है। हम पूछे लंबाई कितनी है, तो हाँ आप बता देंगे कि लंबाई हमारी इतनी है। हम पूछ दें कि आपकी अभिवृद्धि कितनी है, तो आप बता देंगे कि हमारी अभिवृद्धि इतनी है। जबकि किसी व्यक्ति का गुण नापना हो तो मात्रा मापोगे? नहीं माप सकते। जैसे हमने कहा ईमानदारी, ईमानदारी। अब ये जो ईमानदारी है इसको मात्रा में तो माप नहीं सकते, गुणात्मक है, तो कैसा चर होगा? गुणात्मक चर है। और कर्तव्य,
कर्तव्य को भी आप इस पे नहीं मापेंगे, गुण वाले में माप सकते हैं कर्तव्य। और क्या, सत्यवादी। सत्यवादी, किसी के सत्यवादी होने पर, सत्यवादी हरिश्चंद्र हम किसे कहेंगे? गुणात्मक के आधार पर कहेंगे। सामाजिक, कि यह व्यक्ति बहुत सामाजिक है। संवेदिक है, किसी के संवेग को। और नैतिकता, नैतिकता, ये सब जितनी सारी चीज़ें हैं ये गुणात्मक चर। यदि कहीं पर इस प्रकार के शब्द मिल रहे हैं, ईमानदारी, कर्तव्य, सत्यवादी, सामाजिक, नैतिकता, तो यह है गुणात्मक चर है। कैसे चर है? गुणात्मक चर है। अच्छा, इस प्रकार के चर, तो ऐसा चर जिसमें परिणाम की चिंता हो। जैसे हमें कह दिया गया अधिगम तथा सृजनात्मकता का संबंधनात्मक अध्ययन, हमको टॉपिक मिल गया अधिगम तथा सृजनात्मकता, सृजनात्मकता का सहसंबंधनात्मक अध्ययन। सहसंबंधनात्मक अध्ययन यह क्या है कि यह परिणाम को दर्शा रहा है। इसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव है। कह रहा अधिगम और सृजनात्मकता, यह क्या है? क्वांटिटेटिव है। जबकि वहीं हम कहें महाभारत में वर्णित नैतिकता का तुलनात्मक अध्ययन, जबकि हम वही कह दें महाभारत में वर्णित, यह क्या है? मात्रा पर निर्भर है, क्वांटिटेटिव है, मात्रा पर निर्भर, मात्रात्मक, यह मात्रात्मक है। जबकि हम कह दें महाभारत में वर्णित नैतिकता का तुलनात्मक अध्ययन, यह कहा क्वालिटेटिव है। ठीक है, यह कैसा है? क्वालिटेटिव है आपका, यह आपका क्वालिटेटिव है। और जबकि यह क्या है? क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। तो एक में क्वालिटी है, तो आपके इस वाले टॉपिक में अधिगम तथा सृजनात्मकता का सहसंबंध अध्ययन, यह आपका मात्रात्मक है। जबकि महाभारत में वर्णित नैतिकता का तुलनात्मक अध्ययन, साफ साफ दिख रहा है नैतिकता आ गया, तो महाभारत में वर्णित है तो यह क्वालिटेटिव है, तो यह गुणात्मक चर है। और कुछ चीज़ें जान लीजिए। एक इलेक्टिव होता है और एक सेलेक्टिव चर होता है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी फाइल का काम इसी से करना है। असाइनमेंट में इसी तरह का बना के लिख डालिएगा। एक आपका इलेक्टिव है, ठीक है, ई टाइप ई। और क्या है? टाइप एस। ये भी चर है, ई टाइप के चर और एस टाइप के। इसको हम कहते हैं इलेक्टिव। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इलेक्टिव।
इसको हम इलेक्टिव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम सेलेक्टिव कहते हैं। इसको हम सेलेक्टिव कहते हैं। सेलेक्टिव, एक आपका इलेक्टिव हो गया और एक आपका सेलेक्टिव हो गया। तो यह चर है ई टाइप और यस टाइप। अच्छा, इलेक्टिव किसे कहेंगे, सेलेक्टिव किसे कहेंगे? ऐसा चर जिसमें अपनी मर्जी से जोड़ या घटा सकें। ऐसा चर जिसमें अपनी मर्जी से जोड़ या घटाया, जोड़ा या घटाया जा सकता है। घटाया जा सकता है, उसे हम इलेक्टिव चर कहते हैं। सेलेक्टिव का मतलब जो सेलेक्ट, तो जिस चीज़ को मिलती जुलती अपनी मर्जी से जोड़ या घटा नहीं सकते, ये सेलेक्टिव है। जिसमें चीज़ें जो मिलती हैं, जिसमें चीज़ें जो मिलती हैं, जिसमें चीज़ें जो भी मिलती हैं, उसमें हम अपनी मर्जी से जोड़ या घटा नहीं सकते। उसमें हम अपनी मर्जी से जोड़ या घटा नहीं सकते, जोड़ या घटा नहीं सकते। तो ये आपके इतने चर हैं, इन चरों को याद रखना है कि इस प्रकार की यह चर है। आगे देखेंगे हम लोग रिसर्च के प्रकार। तो रिसर्च के प्रकार देखने से पहले आप लोगों को जानना है कि रिसर्च के स्टेप्स कितने हैं, कि हमको कितने स्टेप से होकर गुजरना है, तो उसी पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं रिसर्च ऑफ स्टेप्स। रिसर्च ऑफ स्टेप्स, रिसर्च के कितने स्टेप होते हैं? स्टेप, ठीक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सारा सिस्टम यहीं से चालू होता है। तो आपको रिसर्च के स्टेप्स में 6 स्टेप तो जाना ही जाना है, चाहे कोई भी रिसर्च करें, चाहे एजुकेशनल करिए, चाहे कोई सा रिसर्च करिए, आपको 6 स्टेप्स जाना ही जाना, हर हाल में जाना है। तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक लीजिए। पीएचडी करने जाते हैं, PhD C PhDCAG, ये ट्रिक लीजिए। तो आपको PhDCAG यह रिसर्च के स्टेप्स 6, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां,
और छठवां। ठीक, इतने स्टेप से तो गुजरना ही गुजरना है, हर हाल में गुजरना है। तो PHDCAG, तो P का मतलब क्या है? P का मतलब होता है प्रॉब्लम। P का मतलब सबसे पहले आपको समस्या मिलती है, तो P का मतलब प्रॉब्लम। P का मतलब आपको प्रॉब्लम, सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम्स मिलेगी। H का मतलब क्या है? हाइपोथेसिस। H का मतलब क्या है? हाइपोथेसिस। H का मतलब क्या है? हाइपोथेसिस। D का मतलब क्या है? डिजाइन। D का मतलब क्या है? डिजाइन। D का मतलब डिजाइन। तो P फॉर प्रॉब्लम, H फॉर हाइपोथेसिस, D फॉर डिजाइन। तो PHD। और क्या है? C का मतलब होता है कलेक्शन। C का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। तो C का मतलब होता है कलेक्शन। C का मतलब क्या है? कलेक्शन। A का मतलब होता है एनालिसिस। एनालिसिस। और G का मतलब होता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन। ठीक, जनरलाइजेशन। तो रिसर्च के स्टेप कितने होते हैं? रिसर्च के 6 स्टेप। 6 से अधिक हो सकते हैं, 6 स्टेप से अधिक हो सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा। 6 से अधिक हो सकते हैं लेकिन कम नहीं, लेकिन कम नहीं होंगे। ठीक, कम नहीं हो सकते, 6 से अधिक हो सकते हैं लेकिन 6 से कम नहीं होते। ये 6 को फॉलो करना ही है, ये रिसर्च की रीढ़ की हड्डी है। इतने से आपको गुजरना ही गुजरना है। तो P का मतलब होता है प्रॉब्लम, H का मतलब हाइपोथेसिस, D का मतलब डिजाइन, C का मतलब होता है कलेक्शन, और A का मतलब होता है एनालिसिस, और G का मतलब जनरलाइजेशन। तो प्रॉब्लम्स, तो सलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सलेक्शन करेंगे। सलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। सलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। और क्या करेंगे? फार्मूलेशन। H का मतलब होता है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। तो H का मतलब हाइपोथेसिस, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। डिजाइन, तो डिजाइन ऑफ रिसर्च। डिजाइन उनतीस मिनट हो ही गए, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक, नो जी। DE कहाँ लिख रहे हैं?
डिजाइन, डिजाइन, SIGN, SIGN, डिजाइन, D फॉर डिजाइन।